तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और हमने समझा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा, इट इज़ अ मेजर। ठीक है, किस चीज़ का मेजर होता है? जो हमको बताता है कि हमारी जो लाइट है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी तो कितना बेंड करेगी। ठीक, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। इतना हम देख चुके थे और इसके बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें लास्ट क्लास के अंदर देख चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का होगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हम हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और लास्ट क्लास में जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा था, वी हैव स्टडीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज। हमने देखा था कि वेलोसिटीज का रेशियो निकाल कर किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, आज हम एक दूसरा तरीका देखेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को लेकर और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को लेकर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो एंगल की बेसिस पे जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से किया जाता है, और वो सबसे पहले ये जो लॉ थी जिससे हम एंगल की बेसिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता लगाते हैं, वो किसने दी थी? ठीक, तो ये जो लॉ थी सबसे पहले स्नेल नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी, और उस लॉ को अब हम हमारी आने वाली क्लास में जो आगे हम प्रोसीड करेंगे उसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट मी राइट इट ओवर हियर एज यूजुअल। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज स्नेल्स लॉ। और बच्चा ये जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर का मैं कहूं तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, पहले के टाइम पे जब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था तब ये टॉपिक जनरली पूछा जाता था किसी ना किसी तरीके से चेंज करके। तो आई होप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है तो हम वो क्वेश्चन करने में हमारी आज की क्लास के बाद सक्षम रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लॉ यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो साथ में लिखता जाऊंगा, थोड़ा बहुत हम साथ में भी समझेंगे। ठीक है, इट इज स्टेटिंग और सेइंग दैट, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो इन दोनों का रेशियो होता है ये इंपॉर्टेंट है फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट। ये चीज ध्यान रखना बेटा, मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट। ठीक है, एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट। ये कैसा होता है साहब? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी बेंडिंग होती है ये कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसको अगर मैं लिखने की बात तरीके की बात करूं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, जो कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहलाता है। वो भी हम देखेंगे कि उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैं अलग अलग एग्जाम्पल लूंगा और उससे हम देखेंगे कि हमको क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक इंटरफेस बनाता हूँ। ठीक है, इंटरफेस पे मैं यहाँ दो नॉर्मल बना दिए मैंने। ठीक, और मीडियम की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ का जो मीडियम है मेरा दैट इज एयर, और ये जो मीडियम है मेरा दिस इज वाटर। ओके, अब यहाँ से एक इंसिडेंट रे आती है और यहाँ पे स्ट्राइक करती है। ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड द एंगल दैट द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो एज यूजुअल जब मीडियम चेंज होगा तो लाइट डिविएट करेगी। ठीक है, और एयर से वाटर में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। ठीक, तो और ये जो एंगल रहेगा आपका दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से इन दोनों का साइन लेकर जब मैं उनका रेशियो निकालता हूं तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इट मीन्स यहां मैं निकालता हूं साइन आई अपॉन साइन आर। अब मुझे यहां एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब सपोज करते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ दी एग्जाम्पल आई एम टेलिंग दैट ये जो वैल्यू आती है मेरी आती है 0.5। ठीक है, जस्ट समझने के लिए। ठीक,
तो इट मीन्स मुझे पता चला कि पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू के लिए और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू के लिए जो उनका साइन लेने पर, उनका रेशियो लेने पर मेरा आंसर आता है 0.5। अब मैंने एक थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। चेंज ये किया कि इनिशियली सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कि जैसे रेड कलर से ले रहा हूँ मैं, तो ये मेरी रेड कलर की एक लाइट है। एक सिंगल कलर की जो लाइट होती है आपकी बेटा, उसको बोला जाता है आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। उस लाइट को क्या बोला जाता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, यहां से समझ सकते हैं मोनो का मतलब होता है 1 और क्रोमा का मतलब आप समझ सकते हो कलर, तो किसी भी एक कलर की लाइट, ठीक है। तो यहां पे मैं स्पेसिफिकली रेड कलर की लाइट की बात कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि थोड़ा सा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को चेंज करता हूं, ठीक है, इस रेड कलर की लाइट के लिए, ठीक है। तो ये मैंने इसको चेंज किया। तो देखो एक चीज समझना कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को चेंज करूंगा तो नेसेसरीली क्या होगा कि मेरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है, हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आती है, ठीक है। अब मैंने वापस क्या किया? अब मैंने वापस से रेशो निकाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेशो निकाला कि साइन आई अपॉन साइन आर का मैं रेशो निकालता हूँ, बट दिस टाइम द वैल्यूज ऑफ आई एंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस केस। यहाँ पे आई और आर की वैल्यू कुछ अलग थी और यहाँ पे आई और आर की वैल्यू कुछ अलग है, ठीक। बट दिस टाइम ऑल्सो आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट, दैट इज 0.5, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, तो मैंने एक पता लगाया कि चाहे आई और आर की वैल्यू में कुछ भी रखूं, लेकिन अगर उनका जो ये रेशो मैं अगर लेता हूं, ठीक है, तो इसका जो रेशो आएगा उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है मुझे उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएगी। अब किस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएगी? डेफिनेटली तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, कि जिस मीडियम में आपकी रिफ्रैक्टेड रे लाई करती है उसी मीडियम का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? आपका वाटर का। किसकी वजह से हो रहा है? एयर की वजह से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? साइन आई अपॉन साइन आर की टर्म्स में, ठीक है। तो ये मेरा पहला चीज हो गया, ठीक है। अब यही एक्सपेरिमेंट में क्या करता हूं, दूसरी कलर की लाइट से करके देखता हूं, ठीक है। तो आई फाइंड दैट द रिजल्ट्स आर क्वाइट डिफरेंट। ओके, किस तरीके से? तो सपोज करो मैंने एक ब्लू कलर की लाइट ली, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला, एयर, वाटर, ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया, ओके। वापस से जब मैंने यहां पे साइन आई और साइन आर का रेशो निकाला तो मैंने एक चीज देखी, ठीक है, कि इस बार वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। दैट इज सपोज करो कि इस बार मेरा आंसर आता है 0.75, ठीक। अब लाइट कौन सी ले रखी है मैंने? ब्लू कलर की लाइट, ठीक है। वापस मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया, ठीक है। वापस से मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वापस चेंज हुआ। वापस से मैंने साइन आई और साइन आर का रेशो निकाला, लेकिन वापस से मुझे सेम रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है। इस बार भी मेरा आंसर कितना आया? 0.75। तो मुझे एक चीज तो समझ में आई कि जब तक मैं मेरे लाइट के कलर को और पेयर ऑफ मीडिया को चेंज नहीं करूंगा तब तक मुझे साइन आई और साइन आर के लिए कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है। और वो कांस्टेंट वैल्यू जो होगी वो मेरे उस पेयर ऑफ मीडिया के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम करेगी, ठीक है। यहां पे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, ठीक है। तो अब सपोज करो कि यहां मैंने एयर की जगह ले लिया साहब ग्लास, ठीक है। तो बेटा वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे कुछ भी अपन जस्ट सपोज कर रहे हैं ना, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ सपोज करके चल रहा हूँ, अब मेरा वैल्यू आता है 0.8, ठीक है। तो दूसरे केस पे भी मैं जब जाऊंगा तो यहाँ पे भी मेरा वैल्यू कितना आएगा? 0.8। तो आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वहां तक आप पहुंच चुके हैं, ठीक है। सो वंस अगेन, अगर मैं इसको शॉर्ट में, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके अगर आपको मैं समझाऊं, तो आप जब तक मीडियम को चेंज नहीं करेंगे, आप जब तक लाइट के कलर को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपका साइन आई और साइन आर का जो रेशो है वो सेम रहने वाला है, एंड दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। अब मैं यहां पे बार बार लाइट के कलर का जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। तो व्हाई आई एम डूइंग दैट, इसको मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका एक रीजन है, ठीक है। लाइट के हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। और ये थंब रूल के जैसा आप आपके दिमाग में बिठा लीजिएगा कि लाइट अपनी वेवलेंथ के हिसाब से बेंड करती है साहब,
ये अपन जब डिस्पर्शन पढ़ेंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो लाइट की बेंडिंग होती है वो उसकी वेवलेंथ के हिसाब से होती है, ये बात हमको हमारे दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझो कि अगर आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, देखो मैं आपको अच्छी चीज़ बताता हूँ, जो हमारी लॉज होती हैं वो वेरीफाई भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने एक लास्ट क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है, अगर वो जीरो हो, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। इट मीन्स अगर आपकी जो रे है वो परपेंडिकुलरली उस इंटरफेस के ऊपर गिर रही है, देन इन दैट केस नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो उसको समझने की अगर मैं कोशिश करूं तो यहां मैंने वापस इंटरफेस बनाया, नाउ दिस इज माय इंसिडेंट रे, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट रे प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो इंसिडेंट रे को नॉर्मल के साथ बनाना चाहिए, वो हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ओके। अब यहां पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं, सपोज करो, ठीक है। तो मैं यहां पे एयर और वाटर लेके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं, तो NWA कितना आ जाएगा मेरा, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ओके। सो अगर मैं यहां पे आप लोगों से बात करूं, ठीक है, तो इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं अभी तक आप लोगों को n से बता रहा था, तो यहाँ n ही लिख देता हूं मैं। इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, NW अपॉन NA इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसको लिखने का एक ही तरीका है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल गेट, NW साइन आर इक्वल्स टू NA साइन आई। अब देखो साइन आई की वैल्यू कितनी है आपकी, 0, ठीक है। तो यहाँ आई की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, साइन 0, और हम सबको पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 होती है, ठीक है। तो ये जो आपका NW साइन आर है ये कितना हो जाएगा, 0। इट मीन साइन आर कितना हो गया आपका, 0। साइन आर की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब आर की वैल्यू कितनी हो आपकी, 0। इट मीन्स ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा आपका, 0 होगा, और इस केस में आपका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, और वो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इस टॉपिक से मैं मान के चलता हूँ कि हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अभी तक तो पूछे गए हैं, मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं देख रहा हूँ कि जो आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब वाला टॉपिक है, पहले तो ये ऐसा कैसे डेरिवेशन आता था, बट अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूँ ऑब्जेक्टिव पैटर्न आ गया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस निकाल कर पूछ लिए जाएं। बट बहरहाल हम उसको उसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से हम अभी तक उसको देखते आए हैं, ठीक है, क्योंकि एक साल आपका ऑब्जेक्टिव, अगले साल हो सकता है फिर डिस्क्रिप्टिव हो, है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। सो नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी, रिफ्रैक्शन थ्रू अ rectangular glass slab, ओके। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपका किस तरीके से होता है, तो नॉर्मली मैं अगर आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो क्यूबॉइडल शेप का होता है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो अगर मैं उसका 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करूँ, ठीक है, तो वो होगा एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ इट, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया आपका एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा 3 डायमेंशनल में एक्चुअल में जैसा होता है, अगर वैसा बनाने की कोशिश करूँ तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा सा आपका इस तरीके से होगा, ओके। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इससे क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को बताऊं, ठीक है, तो जब भी लाइट एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर गिरती है
तो हमको ऐसा लगता है कि वो लाइट आपके बेंड नहीं हुई है और जो आपकी इंसिडेंट रे है वो ऐसी की ऐसी क्या करेगी, दूसरे एंड से निकल जाएगी। तो हम मान के चलते हैं या हम बोलते हैं कि जो रिफ्रैक्शन होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से वो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि लाइट की बेंडिंग हमको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। बट अब हम इससे वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअल में बेंडिंग होती है, नहीं होती है तो कितनी होती है, किस तरीके से होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पर आज सीखने को मिलेगी। ओके, तो सबसे पहला जो प्राइमरी वर्क होता है वो तब तक रिफ्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगा जब तक एक इंसिडेंट रे नहीं आती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक इंसिडेंट रे को गिराता हूँ, ठीक है। अब आप ये वाला पोर्शन ही अज्यूम करके चलिएगा, मैंने आप लोगों को जो समझाने के लिए बताया था इसको मैं मिटा भी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको जो यूज़ करना है वो वही वाला डायग्राम करना है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल में यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि डायग्राम आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहे, ठीक है। तो ये मैंने बेटा यहाँ पे बना दिया आपका एक रेक्टेंगल। ओके, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल ही है ना, समझ के चलिएगा आपका एक रेक्टेंगल है। ओके, अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आती है और आपके इस रेक्टेंगल के ऊपर आकर गिरती है, ठीक है। रेक्टेंगल मीन्स रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना, इम्प्लाइड, याद रखना। अब ये ग्लास अगर नहीं होता यहाँ पे, अगर आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। लाइट की जो रे है आपकी बिना मुड़े ये इस तरीके से सीधी निकल जाती, ठीक है, ठीक है। ओके, सो दिस इज इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है आपकी, इंसिडेंट रे है, इसको मैं IR से इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। अब लेकिन ये मुड़ेगी, क्यों मुड़ेगी, क्योंकि इनिशियली आपकी एयर में थी, अब ये कहाँ चली जा रही है, ग्लास में जाएगी, ठीक है। तो एयर से ग्लास में जाएगी तो मुड़ेगी, है ना। अब किधर मुड़ेगी, आई डोंट नो अनलेस एंड अनटिल आई ड्रॉ नॉर्मल ऑन इट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बना देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल को मैं अलग पेन से बना देता हूँ ताकि हम लोगों को चीज़ें क्लियर हो, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल बना दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया साहब नॉर्मल। ओके, अब लाइट बेटा आपकी जा रही है एयर से ग्लास में, इट मीन्स लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। तो ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, इट मीन्स लाइट हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ रुक तो जाएगी नहीं, डेफिनेटली हमको पता है कि इसका ठिकाना नहीं है, इसका घर नहीं है, इसको आगे जाना है। तो ये कहाँ जाएगी, ये ग्लास से वापस एयर में जाएगी। ओके, बट दिस टाइम व्हाट विल हैपन, इट विल मूव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। अभी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो कहाँ जाएगी, वापस से क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ वापस नॉर्मल डालता हूँ और मैं क्या देखता हूँ कि ये इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, ठीक है। इनिशियली अगर ये नहीं होती तो इस तरीके से जाती, अब ये क्या करेगी आपकी इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। अब एक काम करें बच्चा कि इसका डायग्राम में जो जो भी हमको यहाँ पे फैक्टर्स दिख रहे हैं इनका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक का तो मैं यहाँ दे चुका हूँ, वन इज इंसिडेंट रे, ठीक है। ये आपका नॉर्मल 1 है, इसको N1 नाम दे देते हैं, इसको N2 नाम दे देते हैं। नॉर्मल के साथ जो आपका इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम I से इंडिकेट करेंगे, ओके। और नॉर्मल के साथ जो आपका रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम R से इंडिकेट करेंगे। अब देखो ये वाला भी एंगल होगा, ठीक है, जो ये वाला नॉर्मल और ये वाली रे बना रही है, अब ये कौन सा होगा, आई डोंट नो, ठीक है। तो मैं इसका कुछ भी नाम रख देता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैंने इसका नाम रख दिया R1, ओके। और ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल कौन सा होता है आपका, जब दूसरी बार लाइट जब रिफ्रैक्ट होकर इमर्ज होकर बाहर आती है तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको हम E से इंडिकेट करते हैं। और ये वाली जो रे होती है आपकी, इसको बोला जाता है इमर्जेंट रे, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है आपका, इमर्जेंट रे बोला जाता है, ठीक है। अब यहां से हमको 2 चीजें बतानी है साहब, कौन कौन सी बतानी है मैं यहां बता देता हूं। इसके 2 कंक्लूजन हमको मिलेंगे। कौन कौन से कंक्लूजन मिलेंगे, लेट मी राइट इट ओवर हियर, ठीक है। पहला कंक्लूजन अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे, तो पहला कंक्लूजन क्या होने वाला है, ठीक है। पहला कंक्लूजन जो हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो डेरिवेशन देखेंगे उससे हमको मिलेगा दैट इज एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल E, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या मिलेगा मुझे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा। दूसरा, मेरी जो इंसिडेंट रे होगी, ठीक है, अगर मैं प्रूव कर देता हूं तो वो तो अपने आप प्रूव हो जाएगा, ठीक है। जो मेरी इंसिडेंट रे होगी विल बी पैरेलल टू इमर्जेंट रे, ये मेरा दूसरा कंक्लूजन होने वाला है, ओके। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से हमको प्रूव करना है, ओके। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग।
ओके, सबसे पहले मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो इनिशियली मेरी जो लाइट की रे है वो एयर में ट्रैवल कर रही है और उसके बाद वो कहाँ आ जाएगी, आपकी ग्लास में आ जाएगी। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, इनिशियली अगर मैं एयर और ग्लास को ऐसे पेयर ऑफ मीडिया लेता हूं, ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मेरा वो किसके लिए होगा, ग्लास के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा बेटा, ग्लास के लिए होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिख सकता हूं मैं, एन जी ए, और ये किसके बराबर होगा, तो स्नेल्स लॉ से हमने पढ़ा है ये किसके बराबर होगा, साइन आई और साइन आर के रेशियो के बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, साइन आई अपॉन साइन आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, लेट अस गिव द नेम टू दिस इक्वेशन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, है ना, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। देखो ध्यान से समझना, अब ग्लास के बाद हमारी जो रे है वो कहाँ जाएगी, ग्लास तक तो ट्रेवल करेगी एक ही मीडियम में, उसके बाद फिर जब बाहर निकलेगी तो ग्लास से कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी। तो बेंडिंग कहाँ पे होगी, एयर में होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका होगा, एयर का होगा। किसकी वजह से होगा इस बार, ग्लास की वजह से। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसको किस तरीके से लिखेंगे बेटा, तो इसको लिखेंगे हम एन ए जी। ओके, एन ए जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह कौन सा एंगल आएगा आपका, R1, और R की जगह कौन सा एंगल है आपका, E वाला। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, साइन R1 अपॉन साइन E। ठीक है, तो दो चीज हमको यहाँ पे देखने को मिली। ओके, लेट अस गिव दिस इक्वेशन अ नेम, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री कर लेते हैं, है ना। ज्योमेट्री में क्या करना है, देखो हमको ज्योमेट्री में हमको ये देखना है, हमको इन दोनों एंगल्स के बीच का रिलेशन निकालना है। कौन कौन सा एंगल के बीच का, एक तो R के बीच का और एक R1 के बीच का क्या रिलेशन है, लेट अस सी दैट। देखो ये आपके रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के दो हिस्से हैं, ठीक है, तो दोनों पैरेलल होंगे, ये वाली और ये वाली साइड जो होंगी वो पैरेलल होंगी। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हमने नॉर्मल डाला हुआ है, नॉर्मल मीन्स इस साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला। तो अगर इन दोनों का इस साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल है तो ये दोनों नॉर्मल आपके पैरेलल होने वाले हैं। ठीक है, तो N1 जो होगा आपका वो N2 के पैरेलल होगा। और ये वाली जो लाइट की रे दिख रही है आपको, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, लाइट OA नाम दे देता हूं मैं। ये जो OA है ये जो है आपका एक ट्रांसवर्सल के जैसा एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। तो आपका ये वाला जो एंगल है जिसको मैंने R नाम दिया है, और ये वाला जो एंगल है जिसको मैंने R1 नाम दिया है, दिस विल मेक अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और हमको पता है, हमने इतना बेसिक मैथ्स पढ़ा है कि आपके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, सो बाय मैथ्स आई कैन से दैट एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल R, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये चीज समझेंगे हम। ओके, अगर ये दोनों एंगल बराबर है ना आपके, तो R1 की जगह मैं एंगल R यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है मेरी, ये क्या हो जाएगी, एन ए जी इक्वल्स टू साइन R अपॉन साइन E। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे। अच्छा, अब एक रिलेशन और पढ़ा है मैंने, कौन सा रिलेशन पढ़ा है कि एन ए जी जो होता है मेरा वो बराबर होता है रेसिप्रोकल के, किसके, एन जी ए के। ये हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था, तो ये रिलेशन भी मुझे पता है। ठीक है, तो मैं इस रिलेशन का यहाँ पर यूज करके देखता हूँ कि शायद मेरा जो कंक्लूजन है वहां तक मैं पहुंच पाऊँ या नहीं पहुंच पाऊँ। तो एन ए जी जो होता है आपका वो बराबर होता है एन जी ए के रेसिप्रोकल के। एन ए जी कितना है मेरा यहाँ पे, साइन R अपॉन साइन E। ओके, और एन जी ए कितना था मेरा, साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका साइन R कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। दिस विल मेक साइन R अपॉन साइन I। साइन R से साइन R क्या हो गया साहब, आपका कैंसिल हो गया। तो जो मेरा रिजल्ट निकल के आएगा दैट विल बी साइन I इक्वल्स टू साइन E। ओके, साइन I साइन E के बराबर तभी हो सकता है बेटा जब आपका एंगल I एंगल E के बराबर हो। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहां से प्रूव कर दी
कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। ठीक है, पहली चीज़ मेरी प्रूव हो गई। अब देखो अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा आपका कि जो आपकी इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल है, क्योंकि यहाँ से भी उतनी ही बेंडिंग हो रही है जितनी यहाँ से बेंडिंग हो रही है। इट मीन्स यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो कि इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू दी इमर्जेंट रे। ओके, अब आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने स्टार्टिंग में इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लिया था कि क्या आपके रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से बेंडिंग होती है या नहीं होती है। तो डेफिनेटली होती है, हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझना कि ये जो बेंडिंग होती है एक ही लाइन में होती है। ठीक है, ये एक ही लाइन में होती है। ठीक है, तो एक ही लाइन में जो आपकी बेंडिंग होती है बहुत ही कम होती है, इसी वजह से इसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो आप चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है वो लेटरल शिफ्ट कराता है। ठीक है, और एक ही लाइन में आपकी बेंडिंग होने की वजह से, देखिए ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी इमर्जेंट रे है। अब दोनों काफ़ी पास में होते हैं, इस वजह से इन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। दैट इज़ वाई वी आर टेलिंग दैट कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से आपका रे जो है वो अनडिविएटेड होकर गुजर जाता है, बट ऐसा नहीं होता है ना। वापस याद रखना क्या होता है, लेटरल शिफ्ट होता है। ठीक है, तो आई होप कि आज जो अपन ने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं ये आप लोगों को क्लियर होंगे। ठीक है, आगे रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस जो हैं, लेंसेज जो हैं, वो हम हमारी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है और आप लोगों की डेट शीट भी आ चुकी है ना। तो आई थिंक नाउ यू शुड टाइटन अप योर प्रिपरेशन, है ना। आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, मस्ती मजाक बाद में चलता रहेगा, तो चलना ही है ना। तो कोशिश करिए कि अब आपका जो 1 महीना बचा है उसका आप अच्छे से यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले हमारा ये जो सिलेबस है हम कंप्लीट कर दें साइंस का। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।